असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया सेक्शन। आपको हम बताने जा रहे थे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में रेखीय आवर्तन, दर्पण की पहचान और दर्पण के उपयोग। आज तीनों चीजें इस सेक्शन में आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते रहे हमारे साथ बने, आपको सिखा देंगे कि किस प्रकार से आप दर्पण की पहचान करोगे, किस प्रकार से रेखीय आवर्तन का सूत्र आप डेरिवेट कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं रेखीय आवर्तन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानें। तो रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन होता क्या है, जब प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलो इसको फिगर से समझते हैं। ये लंबाइयां जो हैं वो किस स्थिति में लेंगी, मुख्य अक्ष की वो लंबवत होंगी, पैरेलल होगी, किस स्थिति में आपको हम फिगर के माध्यम से बताएंगे। तो आप कोई सा एक दर्पण बना लें, क्योंकि ये जो बच्चों सूत्र होता है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए आपका यही सूत्र होगा। क्यों, आपको हमने एक डेरिवेशन पहले कराया कि दर्पण के लिए UV में समतुल्य ये कराया, क्या निकल के आया था आपको याद होना चाहिए। इसे रिपीट करते हैं कि किसी जो दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उसका व्युत्क्रम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। इस प्रकार से आपको बताया था और फिगर आप लोग सीख चुके हो। तो हमने अवतल दर्पण बनाया है, ये तो ये होता है, इसका पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और बिल्कुल मिडिल में क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा। ये हमने एक मुख्य अक्ष पर लंबवत वस्तु रखी है, इसको हमने AB नाम दे दिया। आप O और S भी दे सकते हो, जैसे बुक्स में देखा होगा अदर दिए गए हैं तो आप कुछ भी दे सकते हो। हम ऐसा कंपल्सरी ये पॉइंट भी ये आपके सूत्र में नहीं आते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। सूत्र के प्रतीक जो निर्धारित है वो नहीं चेंज कर सकते, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता था, पहली किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती थी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से फोकस से जाती थी और दूसरी, और जब जाती है तो दूसरी किरण कहाँ से डालते थे, वक्रता केंद्र से, वह उसी मार्ग पर पुनः परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। यह आपने सीखा। और जहाँ पर दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता था और इस प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया A', B'। इस प्रकार से हमने इसका एक नाम दे दिया। अब इसमें जो वस्तु की हम सभी दूरियों को एक हिसाब से लिखेंगे। ये वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या हमने मानी है, AB मानी है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और क्या बच्चों, ये लंबाई जो मुख्य अक्ष के लंबवत हैं, यानी कि अक्ष और वस्तु के बीच का जो एंगल है वो 90 है। इस प्रकार से ये लंबवत होगी। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की लंबाई लंबवत ही लेंगे। इसको हमने क्या प्रतीक दिया है, A', B'। ये हो गया। अब दूरियां नापना आपको हमने पहले बताया है। क्या, अगर हम बात करें वस्तु की दूरी की, तो वस्तु की दूरी ध्रुव से नापते हैं, कोई भी दूरी हो ध्रुव से नापते हैं। तो वस्तु यहाँ पर तो दूरी हो जाएगी P
एक क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी पी ए। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरियां तो सभी ध्रुव से, तो पी ए डेस हो जाएगी। अब यह हमने दूरियां तो नोट कर ली, लेकिन आपको हमने इसमें चिन्ह परिपाटी बताई है। क्यों आपको इसमें चिन्ह परिपाटी का जब प्रयोग करेंगे तो ऊपर की दूरी कैसे होती है, धनात्मक होती है, यानी वस्तु की दूरी तो प्लस ही होती है। ठीक है, लेकिन नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, यह आपको बताया। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम इसमें कैसा रख लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, तो यह आपकी हो जाएगी माइनस ए डेस बी डेस, माइनस ए डेस बी डेस हो जाएगी। इसी प्रकार से ये ओरिजिन के इधर है बाईं ओर पीछे की दूरी, ये कैसी होती है, ऋणात्मक होती, आगे की दूरी प्लस एक्स पे होगी, वो धनात्मक होगी। तो ये भी कैसे होगी, दोनों ही माइनस की होंगी। इतनी बात आपको हमने पढ़ी है। इस प्रकार से चिन्ह भी हमें याद करनी पड़ेगी। अब हम आवर्धन के सूत्र में इसको रखते हैं, जो हमने आवर्धन का सूत्र लिखा है इसको देखते हैं। क्या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने माइनस ए डेस बी डेस लिखा है, तो माइनस ए डेस बी डेस बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ए बी से लिखा है, ए बी। ठीक, और प्यारे बच्चों ये बराबर होती है इसके प्रतिबिंब की दूरी, हमने क्या लिखा है, प्रतिबिंब की दूरी को पी ए डेस आएगा माइनस का ए डेस बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमने माइनस पी ए लिखा है, माइनस पी ए। अब आपको ये पता है कि जब अंश और हर दोनों में माइनस है, कहने का मतलब माइनस माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो हमारा बन जाएगा माइनस ए डेस बी डेस बटे ए बी बराबर पी ए डेस बटे पी ए। इस प्रकार से ये आपका जो सूत्र बन गया, ये किसके बराबर होता है, आवर्धन के बराबर आपने ये जाना। फिर तो इसी को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की लंबाई को एक प्रतीक होता है एच डेस, एम बराबर प्रतीक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई एच डेस होता है, माइनस की है तो माइनस में लिखेंगे, वस्तु की लंबाई एच होता है। ये आपको किताब में कहीं से भी किसी में आई डेस लिखा होगा, आई लिखा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखना, आप जो भी मानोगे वो आपका सही है, बराबर या ये प्रतिबिंब की दूरी ये निश्चित है, इसको नहीं आप बदलोगे। ये हमने बताया है कि इसका प्रतीक स्मॉल भी होता है और वस्तु की दूरी का प्रतीक आपका यू होता है, तो आपका ये बन गया आवर्धन का सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से हम वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयों में अंतर स्पष्ट करेंगे, यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो कितना लंबा इसका प्रतिबिंब बनेगा, या कितना छोटा बनेगा, या कितनी दूर बनेगा, या कितनी समीप बनेगा, इसके माध्यम से सीखेंगे। और आवर्धन का एक मतलब होता है गुना से, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा। मैं लीजिए आवर्धन मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा है और कितना छोटा है, गुने के आधार पर करेंगे। आपको अब यही सूत्र इस रूप में भी मिल जाएगा। देखो एक और ये रूप देख लो जो प्राय आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्या m बराबर एच डेस अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू, इस प्रकार से मिले। लेकिन ये और ये दोनों एक ही, कैसे, ये माइनस है, इसको पश्चात कर दिया, इधर भेज दिया बराबर के, इन दोनों स्थितियों को बराबर कर दिया तो माइनस इधर चले गया, तो माइनस का भी ले लीजिए। बस इतना अंतर होता है, चाहे आप इसको सीखें चाहे इसको सीखें, दोनों बात एक ही होने वाली है, तो आपका आवर्धन होगा। फिर आपका देखते हैं दर्पण की पहचान, अगले पॉइंट की बात करेंगे इसकी, दर्पण की पहचान। 3 दर्पण आपको पता है,
समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में आपको दो बताया, उत्तल और अवतल। तीनों दर्पणों की हम पहचान करेंगे किस प्रकार से, देखिए ये आना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे उस दर्पण की जो हम लोग रोज सुबह सुबह यूज करते हैं। जो हम दर्पण यूज में लाते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो किस प्रकार से पहचान करेंगे कि ये समतल दर्पण है, इसके लिए हम एक लकड़ी के पैमाने का प्रयोग करेंगे जिसको कहेंगे स्केल। आप पटरी की सहायता से इसको पता कर सकते हैं। ठीक, दर्पण की पहचान में पहला आपको बता रहे हैं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण पर जब आप स्केल रखोगे इस प्रकार से, समझ लेते हैं हमारी स्केल है और ये एक दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल पूरी तरीके से इसमें लेना चाहिए इस प्रकार से, तो आप कहेंगे ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। इसकी पूरी पे जब स्पर्श करेगा तो आपको पता चलेगा कि समतल दर्पण है। बात करें उत्तल दर्पण की, दूसरा आपका पॉइंट नंबर 2, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का प्रतीक आप जानते हो ऐसा होता है। उत्तल दर्पण भी आपको बताया इस प्रकार से। तो आप जब इस दर्पण पर स्केल रखोगे, स्केल इस प्रकार से इसको संपर्क में लाओगे इसके, तो बीच में स्पर्श करेगा। परावर्तक तत्व सिर्फ बीच में किसी एक निश्चित बिंदु पर स्पर्श करेगा और किनारों पर स्पर्श नहीं करेगा। तो आप बता सकते हो कि कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। फिर बात करते हैं अगले दर्पण की, नंबर 3, कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो इस प्रकार से होता है, यानी घसा हुआ तल परावर्तक होता है। तो जब इसमें हम स्केल रखेंगे तो ये किनारे के बिंदुओं को स्पर्श करेगा और बीच के बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। इस आधार पर आप बताएंगे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गई स्पर्श करके, ये तो स्पर्श करके बता दो। अब कंडीशन आ जाए कि दर्पण को स्पर्श नहीं करना है, इस पैमाने का हम यूज नहीं करना है, तो कैसे क्या बताएंगे कि दर्पण कौन सा है। देखो, चलो ये पैमाना हटा दो। अब हम जो सहायता लेंगे वो किसकी सहायता लेंगे, प्रतिबिंब की सहायता लेंगे। प्रतिबिंब से पता करेंगे कि ये दर्पण कैसा है, प्रतिबिंब देख करके बताएंगे। देखो नंबर 1, समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण है तो आप पहचानेंगे कैसे बिना स्पर्श के। मान लो ये आपका, हमने एक समतल दर्पण, यहां पर आपने कोई एक वस्तु रखी है, ये आपकी वस्तु है, जो यहां से वस्तु की दूरी है, यही आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी। यही आपकी किसकी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी कि उतनी ही जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब कैसा बराबर बनता है। इस आधार पर आप बता देंगे कैसा है, समतल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण को कैसे बताएंगे, बिना स्पर्श करे, बिना स्पर्श करे पहचानना उत्तल को भी। तो उत्तल में आपको जब हमने प्रतिबिंब बनाना बताया तो आपने उसमें एक चीज देखी कि प्रतिबिंब जो बनता था, ये वस्तु थी AB, और इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो सदैव कैसा, सीधा, छोटा, आभासी बनता था। तो सदैव सीधा, आभासी, छोटा अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो हम कौन सा दर्पण बताएंगे, उत्तल दर्पण होगा। प्रतिबिंब देखकर आप बताएंगे। फिर तीसरा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अब तो कंडीशन हो गई, इसमें बराबर भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और सीधा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, उल्टा, सभी तरीके से बनते हैं। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसमें 2 कंडीशन आप लोग याद रखें। कौन सी, आपको एक बात पता होगी, अगर वस्तु को हम दर्पण के समीप रखते थे तो प्रतिबिंब
देखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, समीप से आभासी। और जब दूर रखते थे वस्तु को तो कैसा बनता था? वास्तविक बनता था। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी, इसमें एक, इसमें आपको दो याद रखनी। जब दूर होगा वस्तु तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनता था। इस प्रकार से जब ऐसे कंडीशन आपको नहीं तो आप कह रहे कौन सा है? अवतल दर्पण बिना स्पर्श करे आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके पहचान की बात। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है बोर्ड में कि इनके उपयोग क्या है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। तो जो बात करते हैं उपयोग की, तो उसमें आपके दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो उत्तर के पूछेगा और कभी कभी अवतल के पूछेगा। या हेडिंग इस प्रकार से बनाएगा कि गोलीय दर्पण के उपयोग। इसके गोलीय दर्पण के उपयोग। अब गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, दोनों के उपयोग हैं क्या? इस प्रकार से तो दोनों के उपयोग की बात करें तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? अब हम लोग देखा होगा कि बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है वो किसको? दाढ़ी बनाने के काम आता है। जो दाढ़ी बनाते हैं ना, जो सामने दर्पण रखा होता है वो कैसा होता है? बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये आपके अवतल दर्पण की उपयोग है। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसमें होगा? उत्तल दर्पण जो ड्राइवर होते हैं गाड़ियों में, वाहनों में, जो ड्राइवर के पास लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इस प्रकार से और भी इसके प्रयोग होते हैं। अवतल दर्पण का एक जगह और प्रयोग होता है, बहुत जगह होते हैं, जैसे टार्चों लैंपों के शेडो में जो ऊपर तस्वीर नुमा लटके हुए होते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं। डॉक्टर्स अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं किस काम के लिए? कि नाक, कान, आंखों आदि जगह पर प्रकाश को परावर्तित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये आपके थे दर्पणों के उपयोग, ये आपको याद रखना है। यहीं से ये पार्ट आपका समाप्त। अब हम अगले सेक्शन में पार्ट करेंगे परावर्तन का कि नहीं, किसकी? अपवर्तन की। आपका अगले पार्ट में हम शुरुआत करेंगे। परावर्तन में इतना ही था। इसके आंकिक जो होंगे वो आपको चैप्टर के लास्ट में कराए जाएंगे। धन्यवाद।